Hello students, welcome back to our YouTube channel Ashish Tiwari. I am Sudhanshu from team Ashish Tiwari. आप सभी का वेलकम करता हूं इस वीडियो में। हर बार की तरह इस बार भी हमारी टीम ने आपके लिए 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर रेडी किए हैं जो हर बार आपके एग्जाम में आते हैं। तो आपको एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है। क्या पता जो क्वेश्चन आप स्किप करो वही आपके एग्जाम में आ जाए। तो आपको वीडियो को पूरी वॉच करना है। एंड अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाले और चैप्टर्स के वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज मैं आपको इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशंस, थ्योरी, कॉन्सेप्ट एंड डिबेट सब्जेक्ट के 10 ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर बताने वाला हूं जो आपके एग्जाम में आएंगे। ये सिंगल वीडियो ही आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत होती है। अगर आप ये सिंगल वीडियो ही देख लेते हो तो आप अपने एग्जाम में अच्छे खासे मार्क्स गेन कर सकते हो, क्योंकि इसी सिंगल वीडियो में आपके कंप्लीट सब्जेक्ट एंड कंप्लीट टॉपिक्स कवर हो जाता है। एंड अगर किसी स्टूडेंट को पीडीएफ या नोट्स चाहिए होंगे तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पीडीएफ प्राइस ओनली आपका 30 रुपीज रहने वाला, जो कि आपका बहुत ही मामूली सा प्राइस है। कोई भी व्यू कर सकता है, स्टडी के लिए आप इतना तो इन्वेस्ट कर ही सकते हो। अदरवाइज अगर आपको पीडीएफ या नोट्स नहीं लेने हैं तो आप वीडियो लेक्चर देख सकते हो। वीडियो लेक्चर आपके बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम आपका सब्जेक्ट का नाम समझ लेते हैं। तो सब्जेक्ट का जो हमारा नाम है वो आपका इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशंस है, अर्थात जो आपका अंतर्राष्ट्रीय संबंध होते हैं, जो आपके एक देश से दूसरे देश से कोई भी आपका राजनीतिक या सांस्कृतिक या किसी भी तरह का जो भी आर्थिक संबंध हो गया उसका परिचय, उसके परिचय के बारे में हमें इस सब्जेक्ट में पढ़ना है। उससे संबंधित जो भी आपकी थ्योरीज है, जो भी आपकी परिभाषा है, उन परिभाषाओं के बारे में पता करना है। कॉन्सेप्ट्स है जो भी उनसे रिलेटेड जो भी अवधारणाएं है उसके बारे में हम आपका इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। डिबेट्स और जो भी उनके बारे में जो भी मत है उन सभी के बारे में हम आपका इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशन, थ्योरीज, कॉन्सेप्ट एंड डिबेट सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। तो चलिए हम आपका शुरू कर लेते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 आने वाला है। तो हमसे क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे पूछा गया जटिल अंतर्निर्भरता से आप क्या समझते हैं, व्याख्या कीजिए। तो इसमें एक आपका जो सिद्धांत आता है जटिल अंतर्निर्भरता का, तो उस जटिल अंतर्निर्भरता के सिद्धांत के बारे में हमसे पूछा गया है। साथ ही जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है उस पर उदारवादी सिद्धांत की विभिन्न मान्यताओं की समीक्षा कीजिए। अर्थात जो आपके उदारवादी सिद्धांत है उसके हमें जो भी मान्यताएं है उन सभी मान्यताएं के बारे में इस आंसर में लिखना है। तो सबसे पहले हम आपका इसके आंसर में सबसे पहले एक छोटा सा परिचय लिख लेंगे। परिचय में हम आपका यही लिखें जो आपके इंटरनेशनल रिलेशन है, जो आपके अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, वे उनसे हमें पता चलता है कि देश, संगठन और जो अन्य अंतर्राष्ट्रीय तत्व है वे एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, एक दूसरे के प्रति कैसा व्यवहार बरतते हैं, उसको ही हम आपका एक तरीके से इंटरनेशनल रिलेशन या अंतर्राष्ट्रीय संबंध उनको कहते हैं। तो इसमें ही आपके दो अलग सिद्धांत है वे विकसित हुए, एक आपका यथार्थवाद का रियलिज्म का, दूसरा आपका उदारवाद का लिबरलिज्म का। तो ये जो आपके दोनों सिद्धांत हैं ये आपके अंतर्राष्ट्रीय संबंध के क्षेत्र में उभरे हैं। और जो उदारवादी दृष्टिकोण हो गया उसमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, संस्था और परस्पर निर्भरता पर बल देता है। जो आपको उदारवादी दृष्टिकोण हो गया वो तो आपका सहयोग, संस्था और परस्पर निर्भरता पर ध्यान देता है। और जो आपका उदारवादी दृष्टिकोण है इसी में ही आपका जटिल अंतर्निर्भरता और उदारवादी सिद्धांत की जो मान्यताएं है वे इससे ही आपसे उदारवादी दृष्टिकोण से जुड़े हुए एक विषय होते हैं। तो इसी प्रकार से आप एक छोटा सा परिचय लिख लें। परिचय लिखने के बाद आप लिखेंगे जटिल अंतर्निर्भरता की व्याख्या। तो सबसे पहले हम आपका देख लेते हैं जो आपका कॉम्प्लेक्स इंटरपेंडेंस है, जो आपका जटिल अंतर्निर्भरता है वो आखिर है क्या। तो सबसे पहले हम आपका उसका अर्थ समझेंगे। अर्थ में हम आपका समझेंगे जो आपका जटिल अंतर्निर्भरता का सिद्धांत है, इसके जो प्रतिपादक माने जाते हैं वे आपके रॉबर्ट केहोनजी माने जाते हैं और जोसेफ नाइजी माने जाते हैं। तो इन दोनों जो आपके दो विचारक थे इन्होंने 1970 में ही आपका जटिल अंतर्निर्भरता का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। जो आपका जटिल अंतर्निर्भरता का सिद्धांत है उसका उद्देश्य यथार्थवादी दृष्टिकोण को चुनौती देना था, जो कि आपका युद्ध, शक्ति और संघर्ष पर अधिक बल देता है। तो ये हमने आपका जटिल अंतर्निर्भरता सिद्धांत देख ले। जटिल अंतर्निर्भरता सिद्धांत आपका क्या है। अब हम आपकी जटिल अंतर्निर्भरता सिद्धांत की कुछ मुख्य विशेषताएं भी देख लेते हैं, जिसमें आपका जो सबसे पहले आता है वो आपका आता है बहुस्तरीय संबंध, अर्थात मल्टीप्लाई चैनल्स। तो जो भी देशों के बीच जो केवल सरकार से सरकार संपर्क ही नहीं लागू होते हैं, जैसे कि आप जानते हैं जो विभिन्न देश होते हैं उनके बीच में सरकार से सरकार का तो आपका एक संबंध होता ही है। साथ ही उनमें जो आपके कुछ व्यापारिक संगठन होते हैं, गैर सरकारी संगठन होते हैं,
जैसे एनजीओ वगैरह हो गए, WTO वगैरह हो गए, विश्व व्यापार संगठन वगैरह हो गए, तो कोई भी बहुराष्ट्रीय कंपनी या अंतर्राष्ट्रीय संस्थान हो गए जैसे IMF वगैरह हो गए, तो उनके माध्यम से भी उनके बीच में संपर्क होते हैं। तो बहुस्तरीय संबंध में आपका यही होता है कि आपका इसमें सरकार से सरकार तो संपर्क होता ही है, साथ ही जो आपके व्यापारिक संगठन या गैर व्यापारिक संगठन हो गए, विभिन्न प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हो गई, उनमें भी इनका संबंध रहता है। सेकंड जो आपकी मुख्य विशेषताओं में आता है वो आपका आता है कोई स्पष्ट शक्ति पदानुक्रम नहीं, अर्थात नो क्लियर हायरार्की ऑफ इश्यूज। इसमें आपका सैन्य शक्ति तो महत्वपूर्ण होती है, साथ ही इसमें आपका आर्थिक, पर्यावरण और तकनीकी मुद्दे भी महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये आपकी सेकंड विशेषता होगी। थर्ड आपकी जो विशेषता आती है वो आपकी बल प्रयोग की सीमित भूमिका आती है, अर्थात डिक्लाइनिंग रोल ऑफ मिलिट्री फोर्सेस। जो आपकी जटिल अंतर्निर्भरता की जो स्थिति है उसमें देश एक दूसरे पर इतने अधिक निर्भर हो जाते हैं कि वे युद्ध या बल प्रयोग की संभावना उसमें कम हो जाती है, क्योंकि इसमें जो नुकसान होता है, जो भी हानि होती है वो दोनों ही पक्षों को होती है। दोनों ही जिन देशों के बीच युद्ध होता है उन दोनों को ही इसका हानि उठानी पड़ती है। तो ये तो मैंने आपको कुछ जटिल अंतर्निर्भरता की कुछ मुख्य विशेषताएं बता दी। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं जैसे कि भारत और चीन के बीच जो व्यापार हो गया वो आपका जटिल अंतर्निर्भरता का एक सिद्धांत ही हो गया, या फिर अमेरिका और यूरोपीय संघ के बीच जो भी तकनीकी सहयोग है, ये सभी आपके जटिल अंतर्निर्भरता के उदाहरण होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो आपका सहयोग और संबंध है वो अनेक स्तरों पर होता है। तो ये आपका जटिल अंतर्निर्भरता का एक उदाहरण हो गया। अब हम आपका समझ लेते हैं जटिल संबंध पर उदारवादी सिद्धांत की विभिन्न मान्यताओं की समीक्षा। तो सबसे पहले हम आपका उदारवादी संबंधों में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का सहयोग देख लेते हैं। तो जो उदारवादी सिद्धांत है उसमें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सहयोग संस्थागत ढांचे और मानव मूल्य की प्राथमिकता पर विश्वास करता है। और जो आपका उदारवादी सिद्धांत है यह हमें बताता है कि देशों के बीच स्थायी शांति और सहयोग संभव है। तो ये आपका हमने अर्थ देख लिया उदारवादी सिद्धांत का। इसके आपके कुछ मुख्य मान्यताएं भी है, तो उन मान्यताओं को देख लेते हैं, जिसमें आपका सबसे पहले आता है मानव स्वभाव पर आशावाद। जो उदारवादी लोग हैं वे ये कहते हैं, वे या फिर ये विचारधारा मानते हैं कि मनुष्य मूल रूप से तर्कशील और शांति प्रिय है, अतः जो देशों के बीच भी संवाद और साझेदारी संभव है। क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं जो देश है वो आपका व्यक्तियों से मिलकर ही बना है, जनता से मिलकर बना है, अर्थात जो जनता है वे मनुष्य ही है, तो मनुष्य मूल रूप से तर्कशील और शांति प्रिय भी है, तो जो देशों के बीच है उनके बीच भी संवाद और साझेदारी संभव होती है। सेकंड आपका आता है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की भूमिका। इसमें आपका यूनाइटेड नेशन हो गया, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र हो गया, WTO हो गया, विश्व व्यापार संगठन हो गया, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हो गया, जैसे IMF, जैसे जो भी आपकी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं होती है वे सभी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और नियम आधारित व्यवस्था को बढ़ावा देती है। थर्ड जो आपका आता है वो आपका लोकतंत्र और शांति का संबंध आता है, डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी। इसमें जो उदारवादी लोग होते हैं वे कहते हैं कि लोकतांत्रिक देश एक दूसरे के साथ युद्ध नहीं करते हैं, क्योंकि उनकी नीतियां पारदर्शी होती है और वे जनता के नियंत्रण में होती है। फोर्थ आपका जो आता है वो आपका अंतर्राष्ट्रीय कानून और नैतिकता आता है। तो इसमें उदारवादी जो लोग होते हैं वे कहते हैं कि नैतिकता, मानवाधिकार और अंतर्राष्ट्रीय कानून की भी अहम भूमिका होती है, और साथ ही जो युद्ध है वो केवल अंतिम विकल्प होना चाहिए। तो युद्ध का उदारवादी जो लोग हैं वे कहते हैं कि युद्ध का प्रयोग आपका तभी होना चाहिए जब आपका कोई ऑप्शन नहीं बचता है, तभी हमें आपका युद्ध का प्रयोग करना चाहिए, अर्थात हमें युद्ध का कोई भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। फिफ्थ जो आपका आता है वो आपका आर्थिक सहयोग और वैश्वीकरण आता है। जो आपका आर्थिक आपसी निर्भरता है उससे देशों के बीच संघर्ष की संभावना घटती है और सहयोग की भावना भी बढ़ती है। तो ये हमने आपका कुछ मुख्य मान्यताएं देख ली। अब हम आपकी इसकी कुछ आलोचना कर लेते हैं। तो जो कुछ उदारवादी सिद्धांत होते हैं वे आपके आशावादी है, लेकिन इसमें कुछ आलोचक भी है, उन्होंने इनकी कुछ आलोचना भी की है। तो उन्होंने इसकी आलोचना करते हुए कहा है कि जो उदारवादी सिद्धांत है वो शक्ति संतुलन और वास्तविक राजनीति को नजरअंदाज करता है, जो कि आपका कई बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रभावी होता है। तो ये हमने आपका उदारवादी सिद्धांत की कुछ आलोचना भी कर ली। इतना सब के बाद हम आपका एक छोटा सा निष्कर्ष लिख लेंगे। निष्कर्ष में हम आपका लिखेंगे जो आपका जटिल अंतर्निर्भरता और उदारवादी सिद्धांत है, इन दोनों से हमें किसी भी वैश्विक व्यवस्था की जो भी गति होती है उसमें सैन्य शक्ति, राष्ट्रीय स्वार्थी सब कुछ नहीं होता है। और वर्तमान का जो समय है उसमें अनेक देश अपने आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय और तकनीकी माध्यम से एक दूसरे पर निर्भर हो गए हैं। तो इसी प्रकार से आप एक छोटा सा निष्कर्ष लिख लें। निष्कर्ष लिखने के बाद देन आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम आपका क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या पूछा गया है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे जो पूछा गया है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के प्रति मार्क्सवादी दृष्टिकोण के मुख्य तत्वों पर
चर्चा कीजिए। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय संबंध में विश्व व्यवस्था सिद्धांत के विभिन्न आयामों की व्याख्या कीजिए। तो इसमें हमसे क्वेश्चन दो टाइप से पूछा गया है, दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक तो आपका मार्क्सवादी दृष्टिकोण के मुख्य तत्व हमसे पूछे गए हैं, दूसरा हमसे आपसे विश्व व्यवस्था सिद्धांत के विभिन्न आयाम पूछे गए हैं। तो इसी प्रकार से आप इसके आंसर में सबसे पहले एक छोटा सा परिचय लिखेंगे। तो परिचय में हम आपका लिखेंगे जो आपका अंतर्राष्ट्रीय संबंध होता है वो आपका एक देश से दूसरे देश से किसी भी प्रकार का संबंध हो सकता है। तो इसमें ही आपका दो प्रकार के दृष्टिकोण आते हैं, एक आपका यथार्थवाद, दूसरा आपका उदारवाद। तो जो आपका उदारवाद है इसके विपरीत में आपका एक मार्क्सवादी दृष्टिकोण भी आता है जो कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को आर्थिक शोषण और वर्ग संघर्ष की दृष्टि से देखता है। लेकिन जो आपका विश्व व्यवस्था सिद्धांत है, जो आपका वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी है, वो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में केंद्र, अर्ध केंद्र और परिधि के संबंधों की गहराई से व्याख्या करता है। जो केंद्र होता है उसमें आपके विकसित देश आते हैं जैसे कि आपके अमेरिका वगैरह हो गए। अर्ध केंद्र में आपके दोनों प्रकार के देश आते हैं और परिधि में आपका जो आते हैं वे आपके विकासशील देश आते हैं। तो इसी प्रकार से आप एक छोटा सा परिचय लिख लें। परिचय लिखने के बाद देन आप लिखेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंध के प्रति मार्क्सवादी दृष्टिकोण के मुख्य तत्व। तो सबसे पहले हम आपका मार्क्सवादी दृष्टिकोण देख लेते हैं, आखिर मार्क्सवादी दृष्टिकोण क्या होता है। तो जो मार्क्सवादी दृष्टिकोण के प्रतिपादक माने जाते हैं वो आपके कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स माने जाते हैं। तो जो आपका मार्क्सवादी दृष्टिकोण है ये समाज में वर्ग संघर्ष और आर्थिक असमानता को मूलाधार मानता है और जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है उस पर आपका मार्क्सवादी दृष्टिकोण लागू किया जाएगा तो वो आपका वैश्विक स्तर पर शोषण और पूंजीवाद के प्रभावों को उजागर करेगा। तो ये हमने आपका मार्क्सवादी दृष्टिकोण देख लिया। अब हम आपके इसके कुछ मुख्य तत्व देख लेते हैं, जिसमें आपका सबसे पहला आता है आर्थिक निर्धारणवाद, इकोनॉमिक डिटर्मिनेशन। जो मार्क्सवादी कुछ लोग हैं वे कहते हैं कि सभी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का मूल कारण आर्थिक हित और उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण है। सेकंड जो आपका आता है वो आपका वर्ग संघर्ष आता है, क्लास स्ट्रगल। इसमें जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर होगा उस पर भी पूंजीपति देश जो आपके विकसित राष्ट्र हो गए और जो आपके श्रमिक देश हो गए, जो आपके विकासशील राष्ट्र हो गए जैसे भारत जैसे देश, तो उनके बीच संघर्ष है वो चलता ही रहता है। जैसे जैसे आपका उपनिवेशवाद और उपनिवेशवाद में शोषण की प्रक्रिया चलती है। तो सेकंड आपका वर्ग संघर्ष भी होगा। थर्ड जो आपका आता है वो आपका साम्राज्यवाद की आलोचना आती है, क्रिटिक ऑफ इंपीरियलिज्म आता है। तो इसमें मार्क्सवादी कहते हैं कि साम्राज्यवादी शक्तियां जैसे कि पश्चिमी देश विकासशील देशों का आर्थिक शोषण करती है और उन्हें हमेशा पराश्रित बनाए रखती है। और तो जो आपका आता है वो राज्य की भूमिका आती है। इसमें जो राज्य होते हैं वे केवल पूंजीपतियों का उपकरण माना जाता है और उन्हें उनके हितों की रक्षा करता है, न कि उन्हें आम जनता के हितों की रक्षा करता है। फिफ्थ जो आपका आता है वो आपका अंतर्राष्ट्रीय पूंजीवाद की आलोचना आती है, जिसमें वैश्वीकरण और जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं हो गए जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हो गई या विश्व व्यापार संगठन हो गया, ये सभी आपके गरीब देशों पर नियंत्रण स्थापित करने के एक उपकरण के रूप में देखे जाते हैं। तो इसका कुछ उदाहरण भी देख लेते हैं, जैसे कि आपका अफ्रीका और एशिया के कई देशों में प्राकृतिक संसाधनों का दोहन हुआ है, लेकिन वो उससे आपको स्थानीय जनता को कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ है। तो यही आपका एक मार्क्सवादी दृष्टिकोण के उदाहरण के रूप में देखा जाता है। तो इसी प्रकार से हमने आपका एक उदाहरण भी बता दिया। अब हम आपका देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध में आपके विश्व व्यवस्था सिद्धांत के आयाम, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी के कुछ आयाम है, उनका अंतर्राष्ट्रीय संबंध में क्या महत्व है उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम आपका विश्व व्यवस्था सिद्धांत के बारे में देख लेते हैं, आखिर आपका विश्व व्यवस्था सिद्धांत क्या है। तो जो आपका विश्व व्यवस्था सिद्धांत है इसके प्रतिपादक आपके इमैनुअल वालस्टाइन माने जाते हैं और उन्होंने विश्व व्यवस्था सिद्धांत को 1970 के दशक में प्रतिपादित किया था। और जो आपका विश्व व्यवस्था सिद्धांत है यह हमें मार्क्सवादी विचारों से प्रभावित होता है और यह आपका वैश्विक आर्थिक व्यवस्था को संरचित प्रणाली के रूप में देखता है। तो ये आपका विश्व व्यवस्था सिद्धांत होगा। इसके कुछ आपके मुख्य आयाम भी होते हैं, जिसमें आपका सबसे पहले केंद्र आ गया, कोर आ गया, जिसमें आपके विकसित देश आते हैं जैसे कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जो कि आपके तकनीकी और उन्नत और आर्थिक रूप से शक्तिशाली होते हैं और ये आपके संसाधनों का उपभोग करते हैं और वैश्विक निर्णयों पर नियंत्रण रखते हैं। जो कि आपके विकासशील होते हैं उनसे ही आपके संसाधन बने बनाए रूप में लेते हैं और उनका आयात निर्यात करते रहते हैं। अर्थात एक तरीके से आप मान सकते हैं विकासशील देशों में इनसे श्रम लिया जाता है और विकसित देशों में इनका उपभोग किया जाता है। सेकंड जो आपका आता है वो आपका अर्ध केंद्र आता है। इसमें आपके विकासशील और विकसित देशों के बीच की स्थिति आती है। अर्थात जो विकसित देश भी होते हैं और एक तरीके से विकासशील देश भी होते हैं। तो जैसे कि आप उदाहरण में देख सकते हैं, ब्राजील हो गया, भारत हो गया, दक्षिण अफ्रीका हो गया। थर्ड जो आपका आता है वो आपका परिधि आता है। इसमें गरीब और संसाधन संपन्न देश जो कि कच्चे माल की आपूर्ति करते हैं और केंद्र देशों के शोषण का शिकार होते हैं, जैसे कि आपका अफ्रीकी देश हो गया, बांग्लादेश आदि हो गया। तो ये हमने आपका मुख्य आयाम का
पहला 3 स्तर की विश्व संरचना बता दी। सेकंड अब इसमें हम आपको बता दें असमान विनिमय, जो कि आपके जो परिधीय देश होते हैं वे कच्चा माल सस्ते दामों पर निर्यात करते हैं, और जो केंद्र देश होते हैं, जो आपके विकसित देश होते हैं, वे उससे उत्पाद बनाकर महंगे दामों पर वापस बेचते हैं। थर्ड जो आपका आता है वो आपका वैश्विक पूंजीवादी व्यवस्था आती है, जिसमें जो पूरी दुनिया वो एक आर्थिक व्यवस्था में बंधी हुई है, जहाँ आपका केंद्र देश प्रभुत्व बनाए रखता है और जो शोषण की प्रक्रिया है वो एक चक्र की तरह चलती रहती है। देन आपका जो फोर्थ आता है वो आपका श्रम का वैश्विक विभाजन आता है, इसमें जो परिधीय देश होते हैं, जो आपके विकासशील देश होते हैं, वे सस्ते श्रम का स्रोत बनते हैं और केंद्र देश इनका लाभ भी उठाते हैं। तो इसके हम कुछ उदाहरण भी देख लेते हैं, जैसे कि आप जो विकासशील देश होगा उसमें आपका आईटी आउटसोर्सिंग या वस्त्र उद्योग में सस्ते श्रम का प्रयोग और उत्पादों की बिक्री अमीर देशों में। अतः जो विकासशील देश हो गए वे आपका एक तरीके से श्रम करते हैं और उसको जो भी लाभ होता है, जो भी आयात निर्यात होता है, वो आपका विकसित देश ले लेते हैं। तो इससे ही हम आपका असमान वैश्विक व्यवस्था को एक उदाहरण के रूप में देख सकते हैं। तो ये हमने आपका एक उदाहरण बता दिया। इतना सब के बाद हम आपका एक छोटा सा निष्कर्ष लिख लेंगे। निष्कर्ष में हम आपका ये लिखें, जो आपका मार्क्सवादी दृष्टिकोण है उससे हमें पता चलता है कि कैसे वैश्विक शोषण वर्ग पर आधारित होता है, और जो आपका विश्व व्यवस्था सिद्धांत है उससे हमें संरचनात्मक रूप से 3 स्तरों में विभाजित किया जाता है। और जो आपके मार्क्सवादी दृष्टिकोण होगा, जो आपका विश्व व्यवस्था सिद्धांत हो गया, इन दोनों के अध्ययन से हमें यही पता चलता है कि दुनिया में केवल अंतर्राष्ट्रीय सहयोग ही नहीं बल्कि गहराई से जुड़े असमान संबंध भी मौजूद है, जिन्हें समझना और सुधारना आज के वैश्विक समाज के लिए आपका एक आवश्यक रूप बन गया है। तो इसी प्रकार से आप एक छोटा सा निष्कर्ष लिख लें। निष्कर्ष लिखने के बाद देन आपका आंसर नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम आपका क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या पूछा गया है? तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे भारत की विदेश नीति के मूल निर्धारक पूछे गए हैं, साथ ही उनको हमें उदाहरणों की सहायता से बताना है। और हमसे आपके रचनावाद के उदय के कारण रचनावाद ने किस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन में नए अंतर्दृष्टि प्रदान की है उसके बारे में बताना है। तो इसके आंसर में हम आपका सबसे पहले एक छोटा सा परिचय लिख लेंगे। तो परिचय में हम आपका ये लिखेंगे, जो आपके अंतर्राष्ट्रीय संबंध होते हैं उसमें देश अपनी विदेशी नीतियां, पहचान, सुरक्षा, आर्थिक हितों और वैचारिक रुझानों के आधार पर दुनिया से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। और जो आपके रचनावाद हो गया, वो रचनावाद में हम आपके आधुनिक दृष्टिकोण की उपयोगिता, योगदान को भी परखना आवश्यक समझते हैं। तो इसी प्रकार से आप एक छोटा सा परिचय लिख लें। परिचय लिखने के बाद आप लिखेंगे कि भारत की विदेश नीति के मूल निर्धारक। तो जो आपके देश हो गए वे आपके इतिहास, भूगोल, संस्कृति, आर्थिक हितों, सुरक्षा आवश्यकताओं और वैश्विक राजनीति के अनुसार प्रभावित होते हैं। और जो नीति स्वतंत्रता होती है वो उसी समय से गुटनिरपेक्षता, पंचशील और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के सिद्धांतों पर आधारित रही है। तो इसके कुछ आपके मुख्य निर्धारक तत्व भी होते हैं, जिसमें आपका सबसे पहला आता है भू राजनीतिक स्थिति, जियोपॉलिटिकल लोकेशन, जो कि भारत की स्थिति जो है वो दक्षिण एशिया के केंद्र में है, जिसकी आपकी सीमाएं चीन, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश जो जैसे देश है उनसे जुड़ी हुई है। और यही आपकी स्थिति सुरक्षा और रणनीति दोनों दृष्टियों से अत्यंत संवेदनशील है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं जैसे कि आपकी एक्ट ईस्ट पॉलिसी हो गई और हिंद प्रशांत रणनीति हो गई। तो ये आपका भू राजनीतिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। सेकंड जो आपका आता है वो आपका ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत आता है। तो जैसे कि आप जानते हैं जो भारत है वो प्राचीन काल से शांति, सहअस्तित्व और संवाद का पक्षधर रहा है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं जैसे कि आपके महात्मा गांधी जी की, जवाहरलाल पंडित नेहरू जी की जो विचारधारा है वह आपकी विदेश नीति में अहिंसा और संवाद की भावना लाती है। थर्ड जो आपका आता है वो आपका आर्थिक नीति आता है, जिसमें जो भारत है वो तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था है, जो कि ऊर्जा, व्यापार, निवेश, तकनीकी जैसे जो क्षेत्र है उनमें अन्य देशों के साथ सहयोग पर बल देते हैं। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं जैसे कि भारत का अमेरिका परमाणु समझौता हो गया जो कि आपका 2008 में हुआ था, और साथ ही भारत की अफ्रीका नीति हो गई, उसमें व्यापार और विकास सहयोग। फोर्थ आपका जो आता है वो आपका राष्ट्र सुरक्षा आता है, जिसमें आतंकवाद, सीमा विवाद, समुद्री सुरक्षा आदि जो भी आपकी भारत की विदेश नीति हो गई उसमें सुरक्षा को केंद्रीय विषय बनाते हैं। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं जैसे कि भारत की सर्जिकल स्ट्राइक जो कि आपकी 2016 में हुई थी। फिफ्थ आपका जो आता है वो आपका अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में भूमिका आती है। तो जो आपको यूनाइटेड नेशन है, संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसमें आपका भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता, जलवायु परिवर्तन संधियों और ब्रिक्स, G20 जैसे जो भी संस्थाएं हैं उसमें भारत की सक्रिय भूमिका रही है। फोर्थ सिक्स्थ आपका जो आता है वो आपका प्रवासी भारतीय नीति आती है। इसमें विश्व भर में फैले जो भी प्रवासी भारतीय हो गए उनके माध्यम से भारत अपनी नरम शक्ति को बढ़ाता है, जो सॉफ्ट पावर होती है उससे वो अपने प्रवासी भारतीयों के माध्यम से उसको बढ़ाता है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं जैसे कि
हाउडे मोदी हो गया 2019 में आपका अमेरिका में हुआ था, और नमस्ते ट्रंप हो गए। जैसे ये आपके कार्यक्रम ये सभी आपके मुख्य निर्धारक तत्व में आते हैं। देन हम आपका देख लेते हैं रचनावाद की भूमिका और आलोचनात्मक विश्लेषण। तो सबसे पहले हम आपका रचनावाद देख लेते हैं, आखिर रचनावाद आपका है क्या। तो सबसे पहले हम इसमें आपका रचनावाद का उदय देखेंगे। जो आपकी रचनावाद की उत्पत्ति हुई थी वो आपके 1980 और 1990 के दशक में हुई थी, जब आपका जो शीत युद्ध का समय था वो अंत हुआ था, और जो सोवियत संघ का पतन था उसने यथार्थवाद और उदारवाद की सीमाओं को उजागर किया था। तो रचनावाद में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को केवल सत्ता, संस्थाएं या आर्थिक हितों के आधार पर ही नहीं समझा जाता। रचनावाद में आपका विचारधारा, पहचान, मान्यता और सामाजिक संरचनाएं भी देखी जाती है। तो आपकी रचनावाद की कुछ मुख्य मान्यताएं है, जिसमें आपका सबसे पहला आता है रियलिटी सोशली कंस्ट्रक्टेड, अर्थात वास्तविकता सामाजिक रूप से निर्मित होती है। तो जो आपके रचनावाद है वे कहते हैं कि राज्य कैसे व्यवहार करता है यह केवल उसकी भौतिक शक्तियों पर नहीं बल्कि उसकी पहचान, मूल्य और सामाजिक मान्यताओं पर भी निर्भर करता है। सेकंड जो आपका आता है वो आपकी राज्य की पहचान और धारणाएं महत्वपूर्ण होती है। यहाँ आता है तो जो दो देश होते हैं वे एक दूसरे को मित्र या शत्रु कैसे मानते हैं, यह उनके ऐतिहासिक संबंधों, विचारधारा और परस्पर धारणाओं पर ये निर्भर करता है। थर्ड जो आपका आता है वो आपका अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली निश्चित नहीं है। यहाँ आता है तो यथार्थवादी कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली अराजक है और उसमें शक्ति की ओर होती है। साथ ही जो रचनावाद है वो कहता है कि आपका जो आपकी अराजकता है वो हमारे दृष्टिकोण की उपज है। यदि देश एक दूसरे को सहयोगी माने तो व्यवस्था बदली जा सकती है। और तो जो आपका आता है वो आपका नियम और मानदंड की भूमिका आती है। इसमें जो आपके इंटरनेशनल रिलेशन होते हैं उनमें केवल स्वार्थी नहीं बल्कि सामाजिक मानदंड, मानवाधिकार, नैतिकता और पहचान भी दिशा निर्धारण करते हैं। तो अब हम आपका रचनावाद की कुछ आलोचना कर लेते हैं, जिसमें आपका सबसे पहले व्यवहारिकता की कमी मानी जाती है। तो जो आपका रचनावाद है वो आपका सैद्धांतिक माना जाता है, तो इस पर ही इसी आधार पर जो नीतिगत निर्णय होते हैं वे लेना थोड़ा कठिन होते हैं। सेकंड जो आपका आता है वो आपका राजनीतिक शक्ति को कम आंकना आता है। जो आपका रचनावाद है वो कई बार भौतिक शक्ति या सुरक्षा की वास्तविकता को नजरअंदाज कर देता है। और थर्ड जो आपका आता है वो आपका मापन की कठिनाइयां आती है। जो पहचान, विचारधारा और सामाजिक निर्माण जैसे जो भी तत्व हो गए उनको मापना कठिन होता है, जिससे कि इनके प्रभाव को व्यवहारिक रूप से सिद्ध करना जटिल हो जाता है। तो ये हमने आपकी कुछ आलोचनाएं देख ली। अब हम आपका एक छोटा सा निष्कर्ष देख लेते हैं। तो निष्कर्ष में हम आपका यही देखेंगे जो आपका रचनावाद है वो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन को एक नई सोच देता है, जिसमें कि शक्ति या स्वार्थी नहीं बल्कि पहचान, संस्कृति और सामाजिक मान्यताओं की भूमिका भी होती है। और साथ ही जो आपका रचनावाद है इसकी आपकी कुछ सीमाएं भी है, लेकिन फिर भी जो आपका ये सिद्धांत है उपयोगी माना जाता है, क्योंकि इससे हमें अब आपका विश्व राजनीति केवल शक्ति और व्यापार नहीं बल्कि विचारों और परस्पर समझ पर भी आधारित होती है, ये पता लगता है। तो इसी प्रकार से आप एक छोटा सा निष्कर्ष लिख लें। निष्कर्ष लिखने के बाद देन आपका आंसर नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम आपका क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या पूछा गया है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में पूछा गया है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में पूछा गया है, और साथ ही जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध का विषय क्षेत्र और प्रकृति है उसके बारे में हमसे पूछा गया है। तो इसके आंसर में हम आपका सबसे पहले एक छोटा सा परिचय लिखेंगे। परिचय में हम आपका यही लिखेंगे कि जो भी एक देश के दूसरे देश से जो भी राजनीतिक, आर्थिक या सांस्कृतिक, सैन्य या कूटनीतिक किसी भी तरह का जो भी संबंध होता है, या एक देश दूसरे देश के साथ कैसा व्यवहार कर रहा है, उसको ही हम आपका राजनीतिक अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल रिलेशंस के रूप में मानते हैं। और जो आपका इंटरनेशनल रिलेशन है इससे हमें पता चलता है कि देश क्यों सहयोग करते हैं, क्यों युद्ध करते हैं, कैसे व्यापार करते हैं और कैसे वैश्विक समस्याओं का समाधान निकालते हैं। तो इसी प्रकार से आप एक छोटा सा परिचय लिख लें। परिचय लिखने के बाद आप लिखेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या है। तो सबसे पहले हम आपका लिखेंगे जो आपका अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, इंटरनेशनल रिलेशन है, उसका अर्थ क्या है। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, जो भी एक देश के दूसरे देश के साथ किसी भी प्रकार के संबंध हो गए, सांस्कृतिक हो गए, आर्थिक हो गए, कूटनीतिक हो गए या सैन्य हो गए, इन सभी के संबंध जो होते हैं उनको ही हम आपके इस तरीके से इंटरनेशनल रिलेशन या अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहते हैं। और जो आपका इंटरनेशनल रिलेशन का जो उद्देश्य होता है वो ये पता करना होता है कि देश किन कारणों से एक दूसरे से जुड़ते हैं और कैसे उनके बीच सहयोग या संघर्ष होता है और किस प्रकार वैश्विक व्यवस्था इसमें कार्य करती है। तो एक प्रकार से आप ये भी कह सकते हैं जब दो या दो से अधिक देश में आपस में बातचीत, व्यापार समझौता, युद्ध संधि या कूटनीति के माध्यम से संपर्क करते हैं तो उसे ही हम आपका अंतर्राष्ट्रीय संबंध या इंटरनेशनल रिलेशंस कहते हैं। तो ये तो आपका इंटरनेशनल रिलेशंस हो गया कि इंटरनेशनल रिलेशन से आपका क्या अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या है। अब हम आपका इंटरनेशनल रिलेशन का विषय क्षेत्र देख लेते हैं। तो
तो इसमें आपके कुछ मुख्य विषय क्षेत्र आते हैं, जिसमें आपका सबसे पहला आता है राजनीतिक और कूटनीतिक संबंध। तो देश किस तरह से राजनीतिक रूप से बातचीत करते हैं और राजदूतों या समझौतों के जरिए अपने हित साधते हैं। सेकंड जो आपका आता है वो आपको युद्ध और शांति का अध्ययन आता है, जिसमें युद्ध क्यों होते हैं, कैसे रोके जा सकते हैं और शांति कायम रखने में किन कारकों की भूमिका होती है, वो सभी आपका इसके अंतर्गत आता है। थर्ड जो आपका अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो गए, जैसे यूनाइटेड नेशन या विश्व बैंक या विश्व व्यापार संगठन जैसे जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो गए, उनकी भूमिका और कामकाज की समीक्षा भी इसमें की जाती है। फोर्थ आपका इसमें आता है विदेश नीति का विश्लेषण, जो प्रत्येक देश होता है उसका आपकी फॉरेन पॉलिसी कैसे बनती है और वो किन कारकों से प्रभावित होती है। फिफ्थ आपका आता है वैश्विक आर्थिक संबंध, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, निवेश, वैश्वीकरण, बहुराष्ट्रीय कंपनियां आती है। सिक्स्थ आपका जो आता है वो आपका मानवाधिकार और वैश्विक न्याय आता है, जिसमें युद्ध अपराध, शरणार्थी संकट, पर्यावरणीय न्याय आदि विषय आते हैं। सेवंथ जो आपका आता है वो आपका पर्यावरण और तकनीकी मुद्दे आता है, जिसमें जलवायु परिवर्तन, साइबर सुरक्षा, वैश्विक स्वास्थ्य संगठन जैसे मुद्दे आते हैं। एट्थ जो आपका आता है वो आपका सांस्कृतिक संबंध और विचारधारा आती है, जिसमें विभिन्न देशों की सभ्यताएं, भाषा, धर्म और विचारधाराएं भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित करती है। तो ये मैंने आपको 8 ऐसे मुख्य विषय क्षेत्र बता दिए अंतर्राष्ट्रीय संबंध के, जिन पर आपका जो इंटरनेशनल रिलेशन है उसका अधिकार रहता है। अब हम आपका अंतर्राष्ट्रीय संबंध की प्रकृति देख लेते हैं, नेचर देख लेते हैं। तो जो आपका अंतर्राष्ट्रीय संबंध है आपका अंतर्विषयक होता है, जो इसमें आपका राजनीति, इतिहास, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, भूगोल, कानून जैसे जो भी विषय है उन सभी को मिलाकर आपका अंतर्राष्ट्रीय संबंध बना हुआ है। इनमें ही आपका एक समग्र अध्ययन मिलता है। सेकंड आपका व्यवहारिक और सैद्धांतिक आता है, इसमें आपका व्यवहारिक पहलू है के साथ साथ आपका जो सिद्धांत है उनका भी विश्लेषण किया जाता है। थर्ड ये आपका गतिशील होता है, ये आपका परिवर्तनशील होता है, ये आपका समय, घटना और तकनीकी विकास के अनुसार बदलता रहता है। फोर्थ आपका सत्ता और हित आधारित आता है, जिसमें आपका शक्ति संतुलन, राष्ट्र स्वार्थ और रणनीति की प्रमुख भूमिका भी होती है। फिफ्थ आपका सहयोग और संघर्ष दोनों की उपस्थिति आती है। जो आपका अंतर्राष्ट्रीय संबंध है उसमें एक और सहयोग की भावना है और जो आपका दूसरी ओर है उसमें प्रतिस्पर्धा और संघर्ष भी मौजूद है। तो इतना सब लिखने के बाद हम आपका एक छोटा सा निष्कर्ष लिख दें। निष्कर्ष में हम आपका यही लिखेंगे, जो आपका अंतर्राष्ट्रीय संबंध है वो आपका राजनीति में एक महत्वपूर्ण क्षेत्र होता है, साथ साथ वो आपका राजनीति में तो काम आता ही है, वो आपका भूगोल, अर्थशास्त्र या अन्य कोई भी जो विषय होगा उसमें सभी की इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये आपका एक व्यापक अध्ययन क्षेत्र होता है। इसके आपके कुछ विषय क्षेत्र भी होते हैं और इसकी कुछ प्रकृति भी होती है। तो जो भी एक देशों के साथ दूसरे देश के साथ जो भी व्यापारिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, कूटनीतिक, सैन्य जो भी संबंध हो गए उनका ही हम आपका अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहते हैं। तो इसी प्रकार से आपका एक छोटा सा निष्कर्ष कंप्लीट हो जाएगा। देन आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। फिर हम आपका क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या पूछा गया है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे आपका यथार्थवादी सिद्धांत की आलोचना के बारे में पूछा गया है और साथ ही जो आपका यथार्थवादी सिद्धांत है उसके मूल सिद्धांत के बारे में हमसे पूछा गया है। तो इसके आंसर में हम आपका सबसे पहले एक छोटा सा परिचय लिखेंगे। परिचय में हम आपका ये लिखेंगे, जो आपका यथार्थवादी दृष्टिकोण है यह हमें राष्ट्र अपने राष्ट्र स्वार्थ और शक्ति के आधार पर निर्णय लेते हैं, यह बताते हैं। और जो आपका यथार्थवाद है उससे हमें पता चलता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था अराजक है और प्रत्येक राज्य को अपनी सुरक्षा स्वयं निश्चित करनी होती है। और इसका जो आपका सबसे स्पष्ट रूप दिया था वो आपका हंस जे मॉर्गनथाउ जी ने दिया था। उन्होंने आपका यथार्थवादी सिद्धांत में इसको प्रस्तुत किया था। तो इसी प्रकार से आप एक छोटा सा परिचय लिख लें। परिचय लिखने के बाद देन आप लिखेंगे हंस मॉर्गनथाउ के शास्त्रीय यथार्थवादी सिद्धांत के मूल सिद्धांत। तो उनके मूल सिद्धांत में हम लिखेंगे, जो आपके हंस मॉर्गनथाउ जी है वे आपके शास्त्रीय यथार्थवाद के प्रतिपादक माने जाते हैं। उनकी एक पुस्तक थी पॉलिटिक्स अमंग नेशन 1948। तो उसमें उन्होंने अपने 6 मूल सिद्धांत प्रस्तुत किए थे। इसमें आपका सबसे पहला आता है राजनीति वस्तुगत नियमों पर आधारित है। जो मानव व्यवहार है वो कुछ निश्चित नियमों के अधीन होता है जिन्हें तर्क और अनुभव से समझा जा सकता है। सेकंड जो आपका आता है वो राष्ट्रीय हित शक्ति के संदर्भ में परिभाषित होती है। जो प्रत्येक देश है उसका मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना होता है और ये आपका हित शक्ति से जुड़े होते हैं। थर्ड जो आपका आता है वो आपका राजनीतिक कार्य तर्क से समझे जा सकते हैं। तो जो सभी देश होते हैं वे अपने हितों को शक्ति के आधार पर तय करते हैं, चाहे उनकी संस्कृति या राजनीति कुछ भी हो। फोर्थ आपका जो आता है वो आपका नैतिकता और राजनीति अलग अलग क्षेत्र है। तो मॉर्गनथाउ जी कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नैतिकता का स्थान सीमित है। राष्ट्र नैतिक आदर्शों से नहीं बल्कि अपने स्वार्थ से प्रेरित होते हैं। फिफ्थ जो आपका वो आता है वो आपका आता है किसी देश की विशेष नैतिकता को सार्वभौमिक नहीं बनाया जा सकता। मान लीजिए कि राष्ट्र की नैतिकता को दूसरों पर थोपना खतरनाक हो सकता है। सिक्स्थ जो आपका आता है वो आपका अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का स्वायत्त क्षेत्र आता है। का जो अध्ययन है वो अपने स्वतंत्र तर्क और नियमों के आधार पर किया जाना चाहिए, न कि किसी धार्मिक, कानूनी या आर्थिक विचारधारा से।
फिर हम आपका जो आपका यथार्थवादी सिद्धांत है उसके कुछ आलोचना कर लेते हैं, जिसमें हम आपका सबसे पहले सकारात्मक पक्ष देखेंगे, जिसमें आपका फर्स्ट आता है प्राकृतिक यथार्थ को स्वीकार करना। तो जो यथार्थवाद है वे कहते हैं कि राष्ट्र स्वार्थी होते हैं और अपने हितों की रक्षा के लिए शक्तियां का उपयोग करते हैं। सेकंड जो आपका आता है वो राजनीतिक निर्णय में व्यावहारिकता आता है। तो ये आपका आदर्शवाद की बजाय व्यावहारिक और यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाने पर बल देता है। थर्ड जो आपका आता है वो अराजक विश्व व्यवस्था का सटीक चित्रण आता है, जिसमें माना जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय जो व्यवस्था है उसमें कोई सर्वश्रेष्ठ शक्ति नहीं है, इसलिए राज्य आत्मनिर्भर होते हैं। और तो जो आपका आता है वो राष्ट्र सुरक्षा को प्राथमिकता आता है, जिसमें जो आपका सिद्धांत है ये राष्ट्र को उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने और रणनीतिक दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित करता है। इसके कुछ नकारात्मक पक्ष भी देख लेते हैं, जिसमें आपका नैतिकता की अनदेखी होती है। जो आपका यथार्थवाद है उसमें अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता, मानवाधिकार और जो न्याय जैसे जो मूल्य हो गए उनको अनदेखा कर दिया जाता है। सेकंड आपका जो आता है वो आपका अत्यधिक शक्ति केंद्रित दृष्टिकोण आता है, जिसमें माना जाता है कि जो ये देश होते हैं उनके बीच स्थायी शांति और सहयोग संभव होता है, जबकि आज के समय में कई देश आपस में सहयोग कर रहे हैं। और तो जो आपका आता है वो आपका अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की भूमिका को कम आंकना आता है। इसमें जो यथार्थवादी सिद्धांत है वो कहता है कि संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशन जैसे जो संगठन हो गए वे प्रभावहीन है, जबकि इनकी भूमिका समय के साथ बढ़ी है। फिर तो जो आपका आता है वो आपका आधुनिक मुद्दों से दूरी आता है, जिसमें जलवायु परिवर्तन, वैश्विक महामारी, साइबर सुरक्षा जैसे जो मुद्दे हैं वे सभी सिद्धांत पर्याप्त रूप से नहीं समझ पाता है। इतना सब लिखने के बाद हम आपका एक छोटा सा निष्कर्ष लिख देंगे। निष्कर्ष में हम आपका लिखेंगे जो आपका यथार्थवाद है उसके यथार्थवाद सिद्धांत है उसके जो प्रतिपादक वे हंस मॉर्गनथाउ जी माने जाते हैं। उन्होंने बताया कि यह आपका एक राजनीति का व्यवहारिक क्षेत्र है जहां आदर्शों से अधिक हितों की भूमिका होती है, और ये आपका इसकी कुछ सीमाएं भी है, लेकिन जो वर्तमान समय है ये आपका केवल शक्ति से नहीं बल्कि सहयोग, संस्थाएं, विचारधारा और नैतिक सभी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझना जरूरी है। तो इसी प्रकार से हम आपका एक छोटा सा निष्कर्ष लिख लिया। देन आपका ये आंसर नंबर 5 कंप्लीट हो जाता है। तो अब हम आपका क्वेश्चन नंबर 6 से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक यथार्थवादी सिद्धांतों की आलोचना पूछी गई है। साथ ही जे.एन. टिकनर यथार्थवादी सिद्धांत का विश्लेषण कैसे करती है उसके बारे में हमें बताना है। तो इसके आंसर में हम आपका सबसे पहले एक छोटा सा परिचय लिख लेंगे। परिचय में हम आपका यही लिख लेंगे कि जो आपका यथार्थवाद है वह अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक शक्ति, स्वार्थ और अराजकता पर आधारित होता है, और इसमें कहा जाता है कि राज्य अपने राष्ट्र हितों की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और सहयोग की अपेक्षा प्रतिस्पर्धा की प्रवृत्ति अधिक बल देती है। तो इसकी आपकी कुछ आलोचना भी की गई है, जिसमें से एक प्रसिद्ध जो आलोचक थे जे.एन. टिकनर जी, उन्होंने इसको आलोचना करते हुए इसको नारीवादी आलोचना इसकी प्रस्तुत की है। तो इसी प्रकार से आप एक छोटा सा परिचय लिख लें। परिचय लिखने के बाद देन आप लिखेंगे यथार्थवादी सिद्धांत की आलोचनात्मक समीक्षा, जिसमें आपकी कुछ मुख्य मान्यता है, जिसमें आपका राज्य सबसे महत्वपूर्ण इकाई है, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था अराजक है, सत्य और राष्ट्र स्वार्थ सर्वोपरि है, युद्ध और संघर्ष की संभावना सदैव बनी रहती है, नैतिकता की भूमिका सीमित है। इसके आलोचना के कुछ प्रमुख मुद्दे देख लेते हैं, जिसमें आपका सबसे पहला आता है नैतिकता की उपेक्षा। जो यथार्थवाद है वो राजनीति को नैतिकता से अलग कर देखता है, जबकि इसमें कई बार अंतर्राष्ट्रीय निर्णय नैतिक और मानवीय मूल्यों से भी प्रेरित होती है। सेकंड इसका आपका आता है सहयोग की संभावना को नकारना। जो आपका यथार्थवादी सिद्धांत है वो कहता है कि राष्ट्र केवल स्वार्थी होते हैं और स्थायी सहयोग संभव नहीं है, जबकि आज कई देश आपसी विश्वास और सहयोग से कार्य भी कर रहे हैं। थर्ड आपको जो आता है वो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की भूमिका को कम आंकना आता है, जिसमें यथार्थवादी कहते हैं कि संयुक्त राष्ट्र जो आपके यूनाइटेड नेशन जैसे जो संस्थाएं वे कमजोर है, जबकि इन संस्थाओं ने आपका कई बार संघर्ष रोकने और सहयोग बढ़ाने में भी अहम भूमिका निभाई है। फोर्थ जो आपका आता है वो आपका आधुनिक वैश्विक समस्याओं की अपेक्षा आती है, जिसमें जो यथार्थवाद है वो जलवायु परिवर्तन, महामारी, साइबर सुरक्षा, प्रवास जैसे जो मुद्दे हैं उनको पर्याप्त रूप से नहीं समझ पाता। फिफ्थ जो आपका आता है वो आपका स्त्री विरोधी दृष्टिकोण आता है, जो कि यथार्थवाद शक्ति, युद्ध और प्रभुत्व जैसे मर्दाना मूल्यों पर आधारित होता है, और ये आपका नारी सुलभ मूल्य जैसे सहयोग, देखभाल और संवाद को कम महत्व नहीं देता है। तो ये इसके बाद हम आपका लिखेंगे जे.एन. टिकनर द्वारा यथार्थवादी सिद्धांत की आलोचना। तो इन्होंने भी अपनी यथार्थवादी सिद्धांत में लिंग आधारित आलोचना की है। उनकी एक प्रमुख पुस्तक थी
एक क्रिटिक ए मॉर्गेनथॉम प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल रियलिज्म 1988, जिसमें उन्होंने इसको चुनौती देते हुए इसकी कुछ आलोचना की है, जिसमें आपका सबसे पहले की गई है लिंग आधारित दृष्टिकोण की अपेक्षा। टिकनर जी कहते हैं जो आपका यथार्थवादी सिद्धांत है वो आपका पुरुषों के अनुभवों और मूल्यों को महत्व देता है, इसमें महिलाओं, बच्चों और आम नागरिकों की कोई भी चिंता नहीं देखी जाती है। सेकंड आपका आता है सत्ता की परिभाषा सीमित नहीं है। तो इसमें जो यथार्थवाद है उसमें सत्ता को केवल सैन्य और राजनीतिक शक्ति के रूप में देखा गया है। वे कहते हैं कि सत्ता का अर्थ केवल नियंत्रण ही नहीं होता बल्कि देखभाल, सहयोग और न्याय भी होता है। थर्ड जो आपका आता है वो सुरक्षा की संकीर्ण अवधारणा आती है, जिसमें जो यथार्थवाद है वो सुरक्षा को केवल बाहरी सैन्य खतरे से जोड़ता है, लेकिन टिकनर जी कहते हैं इसे व्यापक सामाजिक सुरक्षा के रूप में देखते हैं। फोर्थ जो आपका आता है वो नैतिकता की भूमिका आता है, जिसमें टिकनर कहते हैं कि राजनीति और नैतिकता को अलग नहीं किया जा सकता, नैतिकता ही आपके अंतर्राष्ट्रीय निर्णयों का हिस्सा होनी चाहिए। फिफ्थ जो आपका आता है वो आपकी महिलाओं की भूमिका की अनदेखी आती है, जिसमें जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है उसमें महिलाओं की भागीदारी, अनुभव और आवश्यकताओं को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया जाता है। तो इसके बाद हम आपका एक छोटा सा निष्कर्ष लिख दें। निष्कर्ष में हम आपका ये लिखेंगे कि जो आपके जैन टिकनर जी है वे उन्होंने नारीवादी सिद्धांत के रूप में यथार्थवादी सिद्धांत को बताया, उसकी कुछ आलोचना की है। इसकी कुछ आलोचना तो की गई है, साथ में इसका कुछ महत्व भी है। तो आलोचना तो इसमें कुछ कमियां तो रही है, लेकिन इसका कुछ महत्व भी कम नहीं है। तो जो आपका वर्तमान समय है इसमें जहां आपका जो जलवायु परिवर्तन, महामारी, मानवाधिकार जैसे जो भी मुद्दे हैं वे सभी आपके जो यथार्थवादी सिद्धांत है उनको एक व्यापक दृष्टिकोण के साथ देखना आवश्यक माना जाता है। तो इसी प्रकार से आप एक छोटा सा निष्कर्ष लिख लेंगे, देन आपका क्वेश्चन आंसर नंबर 6 कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम आपका क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, जिसमें हमसे 1945 से 1962 तक शीत युद्ध के विकास की विवेचना करनी है, और जो आपका अंतर्राष्ट्रीय संबंध है उसमें नारीवाद परिप्रेक्ष्य के बारे में हमसे पूछा गया है। तो इसके परिचय में हम आपका सबसे पहले लिखेंगे जो आपका द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, जो कि आपका 1939 से 1945 के बीच में चला था। इसमें आपकी दो प्रमुख शक्तियां थी, एक आपके अमेरिका, दूसरी आपके सोवियत संघ। तो इनके जो बीच में जो भी युद्ध हुआ था उसको हमने शीत युद्ध, कोल्ड वार के रूप में कहा गया, क्योंकि जो आपका शीत युद्ध था उसमें आपका कोई भी सैन्य या हथियार के रूप में युद्ध नहीं हुआ था, वो आपका एक विचारधारा, कूटनीति, परमाणु शक्ति से प्रभावित युद्ध था। और जो आपका अंतर्राष्ट्रीय समय था, अंतर्राष्ट्रीय संबंध थे, उसमें आपका 1980 के दशक के बाद नारीवाद एक वैकल्पिक दृष्टिकोण के रूप में उभरा। तो इसी प्रकार से आप एक छोटा सा परिचय लिख लें। परिचय लिखने के बाद आप लिखेंगे 1945 से 1962 तक शीत युद्ध का विकास। तो इसमें आपका सबसे पहले प्रारंभिक दौर आया 1945 से 1949 तक, जिसमें याल्टा और पोट्सडैम सम्मेलन आते हैं, जो कि आपके 1945 में हुआ था। यह आपको द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में मित्र राष्ट्रों के बीच यूरोप को विभाजित करने पर सहमति बनी इस सम्मेलन में। साथ ही इसमें सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोप में कम्युनिस्ट शासन थोपना शुरू किया। सेकंड जो इसमें आपका आता है वो आपका शक्ति संतुलन और अविश्वास आता है। इसमें अमेरिका और सोवियत संघ के बीच वैचारिक टकराव गहराने लगे। ट्रिम्मन सिद्धांत आता है, जो कि आपका 1947 में हुआ था, जो कि अमेरिका ने साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए रोकथाम नीति अपनाई। फोर्थ जो आपका वो आपका मार्शल योजना आता है, जो कि आपका 1948 में हुआ था, जिसमें अमेरिका ने पश्चिमी यूरोप के पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता दी, जिससे उसका जो प्रभाव है वो बढ़ा और सोवियत संघ इससे असंतुष्ट हुआ। फिर आपका आता है बर्लिन संकट, जो कि आपका 1948 से 1949 तक चला। इसमें आपका जो सोवियत संघ था उसने पश्चिम बर्लिन की नाकेबंदी की, जिससे कि अमेरिका और उसके सहयोगियों ने हवाई सहायता से विफल किया। फिर आपका जो सेकंड है वो आपका प्रतिस्पर्धा और संगठन आता है, जो कि आपका 1949 से 1955 तक चला। इसमें आपका सबसे महत्वपूर्ण भूमिका नाटो की आती है, जो आपका 1949 में एक गठबंधन बनाया गया था अमेरिका और पश्चिमी देशों के बीच। फिर आपका जो आता है वो आपका सोवियत परमाणु परीक्षण आता है, जो कि आपका 1949 में किया गया था। इसमें आपको सोवियत संघ ने भी परमाणु बम बना लिया था, जिससे कि शक्ति संतुलन बदल गया था। देन आपका चीनी क्रांति आती है, जो कि आपके 1949 में आती है, जो कि आपके माओ के नेतृत्व में हुई थी, और इसने अमेरिका को साम्यवाद का प्रसार और वह से सताने लगा था। फिर आपका जो है वो आपका कोरियाई युद्ध हुआ है, जिसमें आपका 1950 से 53 तक चला। यह आपका एक पहला बड़ा शीत युद्ध यह संघर्ष था, जिसमें अमेरिका ने दक्षिण कोरिया का साथ दिया, जबकि चीन और सोवियत संघ ने उत्तर कोरिया का समर्थन किया। फिर जो आपका आता है वो आपका वार्सा संधि आता है, जो कि आपका 1955 में हुई थी। इसमें सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोप के कम्युनिस्ट देशों के साथ साथ सैन्य गठबंधन किया, जो कि नाटो के विरोध में था। थर्ड जो आपका आया वो आपका तनाव की चरम अवस्था है, जो कि आपका 1956 से 1962 तक चली। इसमें आपका सबसे पहले हंगरी विद्रोह आता है, जो कि आपका 1956 में हुआ था। इसमें सोवियत संघ ने हंगरी में जनता के लोकतांत्रिक आंदोलन को कुचल दिया। सेकंड जो आपका आया वो आपका स्पुतनिक संकट है, जो कि आपका 1957 में हुआ था।
इसमें सोवियत संघ ने पहला उपग्रह लॉन्च किया, जिससे कि अमेरिका को तकनीकी पिछड़ापन महसूस हुआ और स्पेस रेस शुरू हुई। फिर आपका बर्लिन दीवार का निर्माण आता है, जो कि आपका 1961 में हुई थी। यह आपका पूर्वी और पश्चिमी बर्लिन के बीच दीवार खड़ी कर दी गई थी, जो कि आपके शीत युद्ध का प्रतीक बन गई थी। फोर्थ जो आपका है वो आया क्यूबा मिसाइल संकट आई, जो कि आपका 1962 में हुआ था। यह आपका शीत युद्ध का सबसे खतरनाक मोड़ माना जाता है, क्योंकि इसमें सोवियत संघ ने क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात की और अमेरिका से उसने नौसैनिक घेराबंदी कर दी थी। तो इससे आपके तीसरे विश्व युद्ध की आशंका भी बन गई थी, लेकिन अंत में इनका समझौता भी हो गया था। तो टोटली आप एक तरीके से ये कह सकते हैं, जो आपका 1945 से 1962 तक का जो समय था, जो आपका शीत युद्ध का समय था, इसमें आपका विश्व 2 खेमों में बट गया था और इसमें आपका कई बार युद्ध की स्थिति उत्पन्न हुई। लेकिन जो आपके ये युद्ध होने के जो टकराव था वो आपका ठंडा युद्ध बना रहा, जिससे कि सीधा आमना सामना नहीं हुआ, लेकिन जो दुनिया थी वो तनाव में रही। सेकंड हम आपका देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नारीवाद परिपेक्ष का परीक्षण, जिसमें आपका सबसे पहले आता है नारीवादी दृष्टिकोण की पृष्ठभूमि। तो जो आपका 1980 का दशक था, उसमें महिलाओं की भूमिका, अनुभव और दृष्टिकोण को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से बाहर रखा गया। तो इसमें जो नारीवादी विद्वान थे, उन्होंने कहा कि जो राजनीति है उसमें केवल पुरुषों का क्षेत्र क्यों माना जाता है। उन्हें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की पितृसत्तात्मक संरचना की आलोचना की। तो इसके कुछ मुख्य विचार आते हैं, जिसमें आपका सबसे पहले आया राजनीति में लिंग की भूमिका। तो नारीवाद कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में पुरुष अनुभवों को प्राथमिकता दी जाती है। युद्ध, सुरक्षा और शक्ति जैसे जो विषय वे मर्दाना गुण माना गया है, लेकिन देखभाल, सहयोग और शांति जैसे ही आपके नारी सुलभ मूल्यों को नकार दिया गया है। सेकंड जो आपका है वो आपका सुरक्षा की व्यापक परिभाषा है, जिसमें नारीवादी सुरक्षा को केवल सीमाएं, सैन्य खतरे तक सीमित नहीं मानते हैं, बल्कि वे मानव सुरक्षा को भी आवश्यक मानते हैं। थर्ड जो आपका है वो आपका महिलाओं की भागीदारी की मांग है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय नीति निर्माण, युद्ध शक्ति प्रक्रिया, कूटनीति और संयुक्त राष्ट्र जैसी जो संस्थाएं थी, उसमें महिलाओं की भागीदारी अत्यंत सीमित रही। फोर्थ जो आपका है वो आपका दमन की अंतर्राष्ट्रीय संरचना आया, जिसमें नारीवाद जो थे वे कहते हैं कि युद्ध और वैश्विक नीति में महिलाओं का शोषण कैसे होता है। तो इसके कुछ प्रमुख नारीवादी विचारक भी रहे, जिसमें आपका सबसे पहले जैन टिकनर जी आते हैं। उन्होंने हंस मार्गन्थाउ के अथर्ववाद की जो आलोचना की थी, जो कि हमने अभी आपको बताई। सेकंड आपका जो है वे सिंथिया एनोलॉजी आते हैं। उन्होंने कहा कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में घरेलू और प्राइवेट माने जाने वाले जो क्षेत्र है वे भी राजनीति होते हैं। अब हम आपके नारीवादी दृष्टिकोण की कुछ विशेषताएं भी देख लेते हैं, जिसमें आपका सबसे पहला आता है समाविष्टता और समानता की वकालत, साथ ही शक्ति की पारंपरिक समझ को चुनौती और शांति और सहयोग की प्राथमिकता। और फोर्थ जो आपकी आती है वो आपका युद्ध और सैन्यवाद की आलोचना आती है। तो इसी प्रकार से आप एक छोटा सा निष्कर्ष लिख लें। निष्कर्ष में आप लिखेंगे जो आपका शीत युद्ध है और जो आपका नारीवाद है, ये आपके दो पहलू थे, लेकिन शीत युद्ध से तो हमें पता चला है कि किस तरह शक्ति की होड़ और वैचारिक संघर्ष दुनिया को युद्ध की कगार पर ला सकता है। और जो नारीवादी दृष्टिकोण था, उससे हमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने में सहायता प्राप्त हुई, क्योंकि पहले उसमें आपका अनदेखी कर दी जाती थी राजनीति में महिलाओं की, लेकिन इसके बाद से आपका राजनीति में महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ी। तो इसी प्रकार से आप एक छोटा सा निष्कर्ष लिख लें। निष्कर्ष लिखने के बाद देन आपका आंसर नंबर 7 कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम आपका क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या पूछा गया है, तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे संप्रभुता के बारे में पूछा गया है और साथ ही इसमें आपको क्या क्या चुनौतियां हैं उनके बारे में पूछा गया है, और साथ ही इसमें विश्व राजनीति में जो बढ़ती हुई शक्ति के रूप में भारत की भूमिका है उसके बारे में हमें बताना है। तो इसके आंसर में हम आपका सबसे पहले एक छोटा सा परिचय लिखेंगे। परिचय में हम आपका ये लिखें जो आपका संप्रभुता है वो उसका अर्थ होता है कोई राज्य अपने क्षेत्र के भीतर सर्वोच्च और स्वतंत्र अधिकार रखता है, और जो आपकी ये अवधारणा है ये आपकी राष्ट्र राज्य की शक्ति और स्वायत्तता की पहचान मानी जाती है। और साथ ही इसमें आपका भारत जो है, भारत वो एक उभरती शक्ति के रूप में दिखाई देता है। तो इसमें आपका जो भारत है उसकी राजनीतिक, अर्थव्यवस्था, तकनीक और सुरक्षा मामलों में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो इसी प्रकार से आप एक छोटा सा परिचय लिख लें। परिचय लिखने के बाद आप लिखेंगे संप्रभुता की अवधारणा और समकालीन चुनौतियां। तो सबसे पहले हम आपका संप्रभुता देख लेते हैं। संप्रभुता क्या होता है, तो संप्रभुता आप एक तरीके से राजा मान सकते हो, राज्य की शक्ति मान सकते हो, जो कि
राज्य अपने भू क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण रखता है और बाहरी हस्तक्षेप के बिना अपने आंतरिक और बाहरी मामलों को संचालित करता है, उसको हम आपका संप्रभुता कहते हैं। ये आपकी दो प्रकार की होती है, एक आपका आंतरिक संप्रभुता, दूसरी आपकी बाहरी संप्रभुता। तो आंतरिक संप्रभुता राज्य के भीतर कानून बनाने और लागू करने का अधिकार आता है। साथ ही जो बाहरी संप्रभुता होता है उसमें आपका अन्य राज्यों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से स्वतंत्र रहने का अधिकार आता है। इसके सामने आपकी कुछ चुनौतियां भी है, जैसे कि आपका ग्लोबलाइजेशन होगा, वैश्वीकरण होगा, जो कि व्यापार, संचार और तकनीकी की वैश्विक एकता ने राज्यों की नीतियों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार और कंपनियों पर निर्भर बना दिया, जिससे कि जो संप्रभुता है वो कमजोर पड़ा। जैसे कि आप देख सकते हैं जो आपकी WTO की नीति है, जो आपकी विश्व व्यापार संगठन की नीतियां है, वे अक्सर देशों की आंतरिक आर्थिक नीतियों को प्रभावित करती है। सेकंड जो आपका है वो आपका अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का हस्तक्षेप आता है, जिसमें यूनाइटेड नेशन, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय जैसी जो संस्थाएं हैं उनकी शक्ति बढ़ने से राज्यों की स्वतंत्रता भी सीमित हो गई। थर्ड जो आपका आया वो आपका मानवाधिकार की वैश्विक अवधारणा आता है, जिसमें जो देश था वो उसमें मानवाधिकारों का हनन होता था, तो साथ ही जो आपके अन्य देश या संस्थाएं थी वे इसमें हस्तक्षेप कर सकती थी, जिससे कि उस देश की संप्रभुता भी प्रभावित होती थी। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं जैसे सीरिया, लीबिया या जो भी मामले थे उसमें आपका विदेशी दखल देखी गई। फोर्थ जो आपका आया वो आपका प्रौद्योगिकी और साइबर स्पेस आता है, इसमें इंटरनेट और डिजिटल तकनीक के प्रसार ने राज्य की सीमाओं को अप्रासंगिक बना दिया था। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं जैसे कि विदेशी साइबर अटैक हो गया। फिर तो जो आपका है वो आपका पर्यावरणीय संकट है, जिसमें जलवायु परिवर्तन जैसी जो समस्याएं थी वे सामने आई। फिर हम आपका देखते हैं विश्व राजनीति में एक उभरती हुई शक्ति के रूप में भारत की भूमिका क्या रही है। तो सबसे पहले हम आपकी राजनीतिक भूमिका देखेंगे, जिसमें आपका बहुपक्षीय मंचों पर सक्रियता आती है, जैसे कि आपका जो G20 या ब्रिक्स जैसे जो भी सम्मेलन हो गए उसमें भारत की सक्रिय भूमिका दिखाई देती है। सेकंड आपकी भारत की जो वसुधैव कुटुंबकम की सोच है उसने वैश्विक जो मंच है उन पर शांति, संवाद और समावेशिता को बढ़ाया है। थर्ड आपका ग्लोबल साउथ का नेतृत्व आता है, तो भारत जो है वो विकसित देशों की आवाज बनकर उभरा, जो कि आपका एक अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशिया में भी इसका महत्व देखा जाता है। अब हम आपका तकनीकी और आर्थिक शक्ति के रूप में देख लेते हैं भारत को। तो ये आपका तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में देखा जाता है, क्योंकि जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था मानी जाती है और ये आपका एक निवेश का प्रमुख केंद्र भी बन गया है। इसमें जो आपका सेकंड आता है वो आपका डिजिटल इंडिया और तकनीकी नवाचार आता है, जैसे कि आधार, UPI, स्टार्टअप्स और आंतरिक विज्ञान जैसे जो माध्यम है उनसे भारत तकनीकी रूप से अग्रणी बन रहा है। फिर आपका जो आता है वो आपका मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान आता है, तो ये आपका भारत को उत्पादन और निर्यात में सहायता प्रदान करते हैं। थर्ड जो आपका आता है वो आपका रणनीतिक और सुरक्षा भूमिका आता है, जिसमें आपका सबसे पहला आता है स्वदेशी रक्षा उत्पादन, जो कि भारत है उसमें अपनी रक्षा जरूरतों को खुद पूरा करने की ओर आगे बढ़ रहा है। सेकंड आपका आता है कार्ड और इंडो पैसिफिक राजनीति, जैसे भारत, अमेरिका, जापान जैसे जो देश है वे सभी मिलकर एशिया प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव का संतुलन बन रहा है। फिर आपकी सॉफ्ट पावर आती है, जिसमें योग, बॉलीवुड, भारतीय संस्कृति जैसे जो मानव मूल्य हो गए उन सभी से भारत की जो छवि है वो भी सशक्त बनी है। अब हम आपका वैश्विक संकटों में भारत की भूमिका देख लेते हैं, जैसे कि आपका कोविड-19 के महामारी के टाइम हुआ था, उसमें आपका वैक्सीन मैत्री की जो पहल थी उसने आपके विभिन्न देशों में वैक्सीन को भेजा और उसका अपना प्रभाव बढ़ाया वैश्विक स्तर पे। फिर आपको जो है वो आपका जलवायु परिवर्तन पर नेतृत्व आता है, जिसमें आपका अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन हो गया या नेट जीरो लक्ष्य जो आ गए, उन सभी घोषणा से भारत ने पर्यावरणीय नेतृत्व भी दिखाया। इसके बाद हम आपका एक छोटा सा निष्कर्ष लिख दें। निष्कर्ष में हम आपका लिखते हैं जो आपका संप्रभुता है वो प्रकार से एक प्रकार की ऐसी शक्ति होती है जिसमें जो देश होता है वो स्वतंत्र होता है अपने निर्णय के लिए, जिसमें उसका कोई भी बाहरी शक्ति का हस्तक्षेप नहीं होता है। और जो भारत है उसने अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था, आर्थिक विकास, रणनीतिक सोच और सांस्कृतिक शक्ति के आधार पर जो विश्व राजनीति है उसमें अपने आप को एक उभरती हुई शक्ति के रूप में दर्शाया है। तो इसी प्रकार से हम आपका एक छोटा सा निष्कर्ष लिख रहे हैं। निष्कर्ष लिखने के बाद आपका आंसर नंबर 8 कंप्लीट हो जाएगा। देन हम आपका क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या पूछा गया है, तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे साम्राज्य के बारे में पूछा गया है और जो आपका आज का समय इसमें साम्राज्य कितना प्रासंगिक है उसके बारे में पूछा गया है। तो इसके आंसर में हम आपका सबसे पहले एक छोटा सा परिचय लिखेंगे। परिचय में हम आपका ये लिखें जो आपका साम्राज्य है, जो आपका एम्पायर है, वो आपका एक प्रकार का अत्यंत प्रभावशाली राजनीतिक और सैन्य संरचना रही है, जो कि आपका जो प्राचीन समय है उससे लेकर आधुनिक युग तक साम्राज्यों ने न केवल भूभाग पर नियंत्रण स्थापित किया बल्कि उन्होंने समाज, संस्कृति, अर्थव्यवस्था और राजनीति को भी गहराई से प्रभावित किया। लेकिन जो आपका आज का समय है, जब आपका जो दुनिया है वो लोकतांत्रिक, वैश्वीकरण और मानवाधिकार जैसी मूल्यों को आगे बढ़ा रही है,
तो इसमें यह उत्पन्न होता है प्रश्न कि जो आपका साम्राज्य है ये आपके आज के समय में कितना प्रासंगिक माना जाता है। तो इसी प्रकार से आप एक छोटा सा परिचय देख लेंगे। परिचय लिखने के बाद हम आपका साम्राज्य की परिभाषा लिखेंगे, अर्थात साम्राज्य है क्या उसके बारे में देखेंगे। तो साम्राज्य आपका एक प्रकार का ऐसा राजनीतिक ढांचा होता है जिसमें एक प्रमुख शक्ति अनेक विविध देश क्षेत्रों और लोगों पर एक साथ शासन करती है, और जो आपकी ये शक्ति होती है ये आपका अक्सर सैन्य विजय, राजनीतिक प्रभुत्व और आर्थिक नियंत्रण के माध्यम से बनाई जाती है। तो आपके साम्राज्य के कुछ लक्षण भी होते हैं, जिसमें आपका सबसे पहला आता है केंद्र से नियंत्रण। राजधानी या शासक वर्ग एक ही केंद्र से दूर दराज क्षेत्रों को नियंत्रित करता है। सेकंड इसमें आपका आता है विविध संस्कृति और जातियां। जो साम्राज्य होता है वो अनेक भाषाओं, धर्मों और जातियों को समेटे होता है। थर्ड इसका जो आपका आता है वो आपका विस्तारवादी नीति आता है, जिसमें एक साम्राज्य का उद्देश्य हमेशा अपने प्रभाव और क्षेत्रों को बढ़ाना होता है। फोर्थ जो आपका आता है वो आपका उपनिवेशवाद आता है, जिसमें आधुनिक साम्राज्य अक्सर उपनिवेशों के माध्यम से शक्ति फैलाते थे। फिर हम आपका देख लेंगे जो आपका आज का समय उसमें साम्राज्य की क्या प्रासंगिकता रही है। तो जो आपका आज का समय इसमें आपका औपनिवेशिक साम्राज्य की समाप्ति हो गई है, लेकिन इसमें आपके जो अधिकांश देश है वे आज भी स्वतंत्र लोकतांत्रिक राष्ट्र राज्य है। तो इसमें जो साम्राज्य की अवधारणा वो पूरी तरह समाप्त हो गई है। इसका उत्तर देना आपका एक कठिन कार्य हो सकता है, क्योंकि इसमें आपका कुछ मुख्य बिंदुओं को समझ लेते हैं, देन आपका इसके उत्तर के बारे में एक सोच विचार करेंगे। तो इसमें आपका सबसे पहला है प्रत्यक्ष साम्राज्य अब नहीं रहे, जैसे कि ब्रिटेन, फ्रांस, पुर्तगाल जैसे जो उपनिवेशवाद थे उनके जो देशों के साम्राज्य थे वे अब समाप्त हो चुके हैं। तो अब कोई भी देश खुले रूप से साम्राज्यवादी विस्तार की नीति नहीं अपनाता है। सेकंड जो आया वो आपका अप्रत्यक्ष साम्राज्यवाद या नव साम्राज्यवाद आया। तो जो आपके आज है वो आपका साम्राज्यवादी नीति नवीन रूप से सामने आ रही है, जैसे कि आर्थिक प्रभुत्व, जिसमें विकसित देश गरीब देशों की अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण करते हैं, जैसे कि IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, इनकी शर्तें। सेकंड जो आपका है वो आपका तकनीकी नियंत्रण है, जिसमें बड़ी टेक कंपनियां जैसे कि गूगल, अमेजोन आदि जो हो गए उन्होंने देश भर की सूचनाओं पर नियंत्रण रखती है। फिर आपका जो आया वो आपका सांस्कृतिक साम्राज्यवाद आ गया, जैसे कि हॉलीवुड, पश्चिमी जीवन शैली, उपभोक्तावादी सोच है, इन सभी के माध्यम से भी सांस्कृतिक प्रभुत्व बढ़ा है। फिर जो फोर्थ आया वो आपका भू राजनीतिक रणनीति का आता है, जिसमें चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो देश है उन्होंने रन और बुनियादी ढांचे के माध्यम से अपने प्रभाव में ले आता है। इसे आपका रन फंदा कूटनीति भी कहा जाता है। फिर आपका जो आया वो आपका सैन्य ठिकानों की राजनीति आता है। इसमें आपको जो अमेरिका उसने अनेक देशों में अपने सैन्य अड्डे बनाए, जिससे कि उनकी जो राजनीतिक पकड़ है वो बनी रही। फिर इसमें आपका जो आता है वो हम आपका देख लेते हैं आधुनिक साम्राज्य का स्वरूप बदलता लेकिन खत्म नहीं हुआ है। तो सबसे पहले हम आपका इसमें भारत के संदर्भ में देखेंगे। तो जो भारत है वो आपको कोई भी साम्राज्यवादी नीति नहीं अपनाता है, लेकिन भारत आपका एक वसुधैव कुटुंबकम की जो अवधारणा है उसकी अवधारणा को अपनाता है। तो उसको ही उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रस्तुत किया है। इसमें भारत को भी आर्थिक और तकनीकी साम्राज्यवाद की झेलनी पड़ती है। इसमें आपका आया है लोकतंत्र और समानाधिकार की आवाज, जो कि आज के वैश्विक जो वातावरण है उसमें यदि कोई देश आक्रामक साम्राज्य नीति अपनाता है तो उसे हम आपका अंतर्राष्ट्रीय आलोचना का सामना भी करना पड़ता है। इसके बाद हम आपका एक छोटा सा निष्कर्ष लिखेंगे। निष्कर्ष में हम ये लिखेंगे कि जो आपके साम्राज्य की अवधारणा है वो आज के समय में समाप्त हो गई है, लेकिन इसकी जो आत्मा है वो आज भी कहीं ना कहीं जीवित मानी जाती है। तो इसमें आपका सीधी सैन्य शक्ति से कोई भी साम्राज्य नहीं होता, लेकिन आर्थिक, तकनीकी या सांस्कृतिक साधनों के माध्यम से एक साम्राज्य के रूप में ही देश को माना जाता है। तो इसलिए हम ये भी नहीं कह सकते कि साम्राज्यों की भौगोलिक सीमाएं समाप्त हो गई है, लेकिन जो प्रभाव की सीमाएं हैं वे अभी भी बनी हुई है। तो इसी प्रकार से आप एक छोटा सा निष्कर्ष लिख रहे हैं। निष्कर्ष लिखने के बाद देन आपका आंसर नंबर 9 कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम आपका क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें कुछ बिंदुओं पर टिप्पणी करती है, जिसमें आपका सबसे पहला आता है बिग बैंग का अध्ययन, विश्व राजनीति में जापान, नारीवाद की लहर, शक्ति के प्रकार और सोवियत संघ का पतन। तो इसमें हम आपका सबसे पहले बिग बैंग का अध्ययन देखेंगे, स्टडी ऑफ बिग बैंग। बिग बैंग क्या होता है उसके बारे में देख लेते हैं। जो आपका बिग बैंग है, तो बिग बैंग में कहा गया है कि जो ब्रह्मांड की शुरुआत है वो लगभग आपका 13.8 अरब वर्ष पहले एक अत्यधिक गर्म, सघन और छोटे बिंदु के रूप में हुई थी, जिसे हमने सिंगुलैरिटी भी कहा था। उसके रूप में आपका विश्व की शुरुआत हुई थी। और जो आपका ये बिंदु था ये आपका अचानक विस्तार से नहीं बल्कि बिग बैंग एक्सपेंशन से हुआ था, जिसे हमने आपका बिग बैंग कहा। इसके कुछ मुख्य बिंदु देख लेते हैं। तो जो बिग बैंग है वो आपको कोई धमाका नहीं है, वो आपका स्थान और समय का एक साथ विस्तार था। और इसमें आपका हबल का नियम आता है, जिसमें आकाशगंगा एक दूसरे से दूर जा रही है। इसका अर्थ है ब्रह्मांड फैल रहा है।
कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन आता है, जो कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के समय की ऊर्जा का अवशेष होता है। इससे समय, स्थान, पदार्थ और ऊर्जा की उत्पत्ति भी हुई है। बिग बैंग का महत्व क्या है उसको देख लेते हैं। इसका महत्व हमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति, उसकी उम्र और भविष्य की दिशा के बारे में हमें पता लगाने में महत्वपूर्ण साबित होता है। तो यहाँ तो आपका बिग बैंग का अध्ययन हो गया। अब हम आपका विश्व राजनीति में जापान देख लेते हैं। तो इसकी भूमिका देखेंगे तो जो द्वितीय विश्व युद्ध था उसमें पराजय के बाद जापान ने सैन्य शक्ति के बजाय आर्थिक, तकनीकी और सांस्कृतिक शक्ति के बल पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपना स्थान बनाया। इसके कुछ मुख्य विशेषताएं हैं, जिसमें आपका सबसे पहला है आर्थिक महाशक्ति। तो जापान विश्व की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था मानी जाती है। फिर आपका तकनीकी नेतृत्व आता है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स, रोबोटिक्स है, उसमें जापान अग्रणी है। सॉफ्ट पावर जैसे कि एनीमे, जापानी संस्कृति, भोजन, ये सभी आपके विश्व में जापान का बहुत प्रभाव रहा है इन चीजों से। फिर आपका है सैन्य शक्ति, जिसमें जापान का संविधान आक्रामक सैन्य शक्ति की अनुमति नहीं देता, लेकिन ये आपका आत्म सुरक्षा बल, सेल्फ डिफेंस फोर्सेस को सक्रिय कर रहा है। और इसका अमेरिका के साथ गठबंधन रहा है, जो कि आपके अमेरिका जापान रक्षा संधि के रूप में जाना गया है। इसके कुछ चुनौतियां भी है, जिसमें आपका चीन का बढ़ता प्रभाव आता है, उत्तर कोरिया का परमाणु खतरा आता है, जनसंख्या वृद्धावस्था आती है। तो ये हमने आपका विश्व में जापान की भूमिका देख ली। अब हम आपका नारीवाद की कुछ धाराएं देख लेते हैं। जो नारीवाद है वो हमें लैंगिक समानता, महिलाओं के अधिकार और समाज में उनकी भागीदारी की वकालत की जाती है नारीवाद में। इसके कुछ मुख्य धारा है, जिसमें आपका सबसे पहला उदारवादी नारीवाद आता है, लिबरल फेमिनिज्म आता है, जिसमें समान अधिकारों की मांग की जाती है, जैसे सुरक्षा, रोजगार और कानून में समानता। सेकंड जो आपका आता है वो आपका समाजवादी नारीवाद आता है, सोशलिस्ट फेमिनिज्म आता है, जिसमें जो पूंजीवाद और पितृसत्ता, उन दोनों को मिलाकर महिलाओं का शोषण किया जाता है। थर्ड आपका रेडिकल नारीवाद आता है, जिसमें पुरुष प्रधान व्यवस्था को महिलाओं की समस्याओं की जड़ मानता है। फिर फोर्थ जो आपका आता है वो आपका मार्क्सवादी नारीवाद आता है, जिसमें महिलाओं की स्थिति को आर्थिक संरचना के संदर्भ में समझा जाता है और उत्पादन के साधनों से अलगाव की शोषण का कारण रहा है। फिफ्थ जो आपका आता है वो आपका अंतर्विभाजक नारीवाद आता है, जिससे हमें पता चलता है कि एक महिला का अनुभव जाति, वर्ग, धर्म, यौन पहचान आदि से भी प्रभावित होता है। तो ये आपका फोर्थ नारीवाद भी होगा। फिर जो आपका फोर्थ आता है वो आपका शक्ति के प्रकार होता है। तो इसमें आपके जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है उसमें शक्ति वह क्षमता होती है जिसके द्वारा एक राज्य दूसरे को प्रभावित या नियंत्रित कर सकता है। इसके आपके कुछ मुख्य प्रकार होते हैं, जिसमें आपका सबसे पहले हार्ड पावर आता है, जिसमें सैन्य और आर्थिक शक्ति शामिल होते हैं, जैसे कि तो आर्थिक संबंध। दूसरा आपका सॉफ्ट पावर आता है, जिसमें विचार, संस्कृति और नैतिक मूल्य आदि आते हैं, जैसे कि आपका बॉलीवुड, योग वगैरह हो गया। थर्ड आपका जो आता है वो आपका स्मार्ट पावर आता है, यह आपका कड़ी और मुलायम, जो आपकी हार्ड और सॉफ्ट शक्ति होती है, उन दोनों का संतुलित प्रयोग होता है। फोर्थ जो आपका आता है वो आपका स्ट्रक्चरल पावर आता है, संरचनात्मक शक्ति आती है, जिसमें वैश्विक संस्थाओं और नीतियों को नियंत्रित करने की शक्ति होती है, जैसे कि आप विश्व व्यापार संगठन देख सकते हो या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी जो संस्था है, उनमें आपका अमेरिका का प्रभाव देख सकते हो। फिर जो आपका आता है वो आपका सूचना शक्ति आता है, इंफॉर्मेशनल पावर आता है, जिसमें डेटा, मीडिया और इंटरनेट के जरिए प्रभाव डाला जाता है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं जैसे कि साइबर यूज, सोशल मीडिया प्रसार आदि। फिर जो आपका ध्यान आता है सोवियत संघ का पतन आता है। तो इसका परिचय में हम आपका देखेंगे, जो आपका सोवियत संघ है वो आपका एक प्रकार की कम्युनिस्ट महाशक्ति थी, जो कि आपका 1991 में पूरी तरह से टूट गई थी। वो 15 स्वतंत्र देश बने इसके टूटने से, जिसमें आपका सबसे प्रमुख था रूस। तो इसके कुछ मुख्य कारण रहे, जिसमें आपका सबसे पहले आर्थिक विफलता रहा, योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में उत्पादकता गिर गई, वस्तुओं की भारी कमी हो गई। सेकेंड इसमें आपका आया राजनीतिक अस्थिरता, जिसमें ग्लासनोस्त और पेरेंट्स्टोइका जैसे जो सुधार है वो उल्टे असरदार हुए। थर्ड जो आपका आया वो आपका सत्तावादी शासन से जनता की नाराजगी आई, जो कि लोगों को राजनीतिक स्वतंत्रता की मांग थी। फोर्थ जो आपका आया वो आपका राष्ट्रवाद को उभारा है, जिसमें बाल्टिक, यूक्रेन, जॉर्जिया जैसे जो हिस्से थे उसमें स्वतंत्रता की मांग तेज हो गई। फिफ्थ इसमें जो आपका आया वो आपका अंतर्राष्ट्रीय दबाव आया, जिसमें अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ शीत युद्ध में अत्यधिक रक्षा खर्च ने यूएसएसआर की अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ाया। इसके कुछ परिणाम भी रहे, जिसमें आपका सबसे पहला है शीत युद्ध का अंत, रूस और अन्य स्वतंत्र राज्यों का उदय, साथ ही अमेरिका की एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था का उदय। तो इतना सब लिखने के बाद आपका आंसर नंबर 10 कंप्लीट होता है। तो ये मैंने आपको 10 ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर बता दिया जो आपके एग्जाम में आएंगे। तो ये सिंगल वीडियो ही आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत होते हैं, क्योंकि इसमें आपके कंप्लीट टॉपिक्स एंड कंप्लीट सब्जेक्ट कवर हो जाता है। तो अगर आप ये सिंगल वीडियो देख लेते हो तो आप अपने एग्जाम में अच्छे खासे मार्क्स गेन कर सकते हो। एंड अगर किसी स्टूडेंट को पीडीएफ या नोट्स चाहिए होंगे तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पीडीएफ प्राइस ओनली आपका 30 रुपीज रहने वाला है, जो कि आपका बहुत ही मामूली सा या प्राइस है, कोई भी व्यू कर सकता है। स्टडी के लिए आप इतना तो इन्वेस्ट कर ही सकते हो। अदरवाइज अगर आपको
PDF या नोट्स नहीं लेने हैं तो आप वीडियो लेक्चर देख सकते हो। वीडियो लेक्चर आपके बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। इसमें आपका किसी भी तरह का कोई चार्जेस नहीं होता है, ये आपका फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। अगर आपको PDF या नोट्स नहीं लेने तो आप वीडियो लेक्चर देख सकते हो। मैं तो आपको यही कहूँगा कि आप एक बार वीडियो लेक्चर देख लीजिएगा, देन आप अपने नोट्स ले लीजिएगा। नोट्स आप एक बार रीड कर लीजिएगा तो आपके सभी कंप्लीट टॉपिक्स, कंप्लीट सब्जेक्ट कवर हो जाएगा। देन आप अपने एग्जाम में अच्छे खासे मार्क्स गेन कर सकोगे। एंड अगर अभी भी किसी स्टूडेंट को कोई डाउट या क्वेरी होगा तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में या इंस्टा पेज को फॉलो करके पूछ सकते हो। एंड डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, हैव अ गुड डे।